अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 11वीं के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने पिछले लेक्चर में उर्दू निसाब से जो अफ़साना देखा था, आज हम इंशाल्लाह उसी अफ़साने को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अफ़साने का नाम है ओवरकोट, जिसे ग़ुलाम अब्बास साहब ने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी उर्दू निसाबी किताब से सफ़ा नंबर 22 पर आ जाइएगा। ओवरकोट हम सफ़ा नंबर 22 पर देखने वाले हैं। आप अपनी किताबों के सफ़ा नंबर 22 पर देखिए। किताबें नहीं हैं तो PDF फाइल का इस्तेमाल कीजिएगा। हमने कल पिछले लेक्चर में जो देखा उसके हिसाब से हमने उस नौजवान के वज़ा ख़ता के बारे में देखा जो मटर गश्ती करते हुए इधर से उधर फिर रहा है, घूम रहा है। और फिर हमने ये भी देखा था कि शाम के वक्त वो किसी दुकान में जा पहुंचा और उसने कुछ मौसीकी के साजो सामान को तनकीदी नज़र से देखना शुरू किया और जिस दुकान में गया था उस दुकान का कारिंदा उसकी तरफ बढ़कर शाम का सलाम पेश करता है और उससे कहता है कि क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ। इस पर वो मना करता है, हाँ, लेकिन कहता है कि उस महीने की ग्रामोफोन रिकॉर्ड की फहरिस्त है तो वो दे दीजिए। तो हमने यहाँ तक देखा था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फहरिस्त लेकर नौजवान ने ओवर के कोट की जेब में डाली, दुकान से बाहर निकल आया और फिर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रसालों के औराक उल्टे। वो जहाँ से रिसाला उठाता बड़ी एहतियात से वहीं रख देता और आगे बढ़ा तो खालिनों की एक दुकान ने उसकी तवज्जो को जज्ब किया। मालिक दुकान ने जो एक लंबा सा चुग़ा पहने और सर पर कल्ला रखे था, गर्मजोशी से उसकी आवभगत की। देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, उस दुकान से निकलकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने एक और दुकान की सिर्फ रुख किया। वो दुकान थी किताबों की, बुक स्टॉल, किताबों की दुकान थी। उन किताबों की दुकान पर पहुंचने के बाद उसने किताबों को उलट पुलट कर, बल्कि रिसालों के तमाम औराक को उलट पुलट कर देखना शुरू किया और आगे बढ़ा तो खालिनों की एक दुकान उसको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। उसकी तवज्जो को जज्ब किया, यानी कि वो राग़िब हुआ। खालिनों की दुकानों की तरफ वो राग़िब हुआ। मालिक की दुकान एक लंबा सा चुग़ा, एक लिबास एक किस्म का, ऊपर से नीचे तक पूरा शेरवानी जैसा पहना जाता है, उस पर उसने कल्ला भी रखा हुआ था और उसने गर्मजोशी से बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल किया। और फिर देखिएगा, ज़रा ये ईरानी क़ालीन देखना चाहता हूँ, उतारिए नहीं, यहीं देख लूँगा। क्या कीमत है इसकी? देखिए, अब वो क़ालीन की दुकान में जैसे ही पहुंचा उसने दुकान मालिक से कहा कि मैं ये ईरानी क़ालीन देखना चाहता हूं, और उसका अंदाज़ कुछ इस तरह से गोया वो बिल्कुल वो क़ालीन ख़रीदना चाहता है और उसे अभी परख रहा है। फिर कहता है कि इसे मत उतारिएगा, मैं बस यूं ही देख लेना चाहता हूं, इसकी कीमत बता दीजिए। 1430 रुपये है। नौजवान ने अपनी भौं को सुकेड़ा, जिसका मतलब था, ओह इतनी, मतलब उसके नज़दीक ये कीमत कोई मायने नहीं रखती थी, बहुत ही हक़ीर सी कीमत थी, बहुत ही कम कीमत थी। हालांकि इस नौजवान का आलम ये था, इस नौजवान की कैफियत ये थी कि बज़ाहिर ये अपने आप को रईस ज़्यादा बता रहा था, जबकि दर हकीकत ये एक मुफलिस बंदा था। लेकिन चूँकि उसको शाहाना अंदाज़ आता था, इसीलिए वो अपने अंदाज से यूँ ज़ाहिर करने लगा कि ये जो क़ालीन है इस हिसाब से इसकी कीमत तो बस इतनी सी है। दुकानदार ने कहा, आप पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते हैं कर देंगे। शुक्रिया, लेकिन इस वक्त तो मैं सिर्फ एक नज़र देखने आया हूँ। शौक़ से देखिए, आप ही की दुकान है। वो 3 मिनट के बाद इस दुकान से भी निकल आया। उसके ओवरकोट के कांच में शरबती रंग के गुलाब का जो अध खिला फूल टिका हुआ था, वो इस वक्त कांच से कुछ ज़्यादा बाहर निकल आया था। जब वो इसको ठीक कर रहा था तो उसके होंठों पर एक खफीफ और पुरअसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने फिर अपनी मटरगश्त शुरू कर दी। खफीफ, हल्की सी और पुरअसरार कोई राजदार मुस्कुराहट उसके होंठों से आया हुई और फिर उसने क्या किया, वापस से मटरगश्ती यानी कि चहलकदमी के लिए वो निकल पड़ा। वो 3 मिनट तक दुकान के
जायज़ा लेता रहा। उसके बाद बाहर निकल आया और वो जो अधखिला फूल जो उसके ओवरकोट की जेब पर या काज बटन जो होते हैं उस पर लगा हुआ था, वो बाहर निकल आने को था, गिरने को था शायद, लेकिन उसने फिर उसको ठीक किया और वहाँ कुछ हल्की सी मुस्कुराहट देकर बाहर निकल आया। अब वो हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुज़र रहा था, अदालत के सामने से गुज़र रहा था। इतना कुछ चल लेने के बाद उसको थकान महसूस हुई थी, ना उकताहट। देखिए, ये मुसलसल चले जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा न थक रहा था, ना ही बोरियत का उसे एहसास हो रहा था, उकताहट का उसे एहसास हो रहा था। यहाँ पटरी पर चलने वालों की टोलियाँ कुछ छट सी गई थी और इनमें काफ़ी फसल रहने लगा था। फसल से मुराद यहाँ पे काफ़ी फासला हो चुका था। जो लोग यहाँ पर पटरी के साथ चल रहे थे वो लोग अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके थे। ख़त्म होने से मुराद कम हो चुके थे, जा चुके थे। अब इक्का दुक्का दूर दूर नज़र आ रहे थे, फासले पर नज़र आ रहे थे। उसने अपनी बेत की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई और छड़ी ज़मीन पर गिर पड़ी। ओह सॉरी कहकर वो ज़मीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। अब चूँकि वो अपना खुद का दिल लगाना चाहता था, खुद की उकताहट को अपने से दूर रखना चाहता था, इसीलिए उसके पास मौजूद बेत की छड़ी को वो घुमा रहा था। घुमाते घुमाते वो छड़ी अचानक उसके हाथ से गिर पड़ी तो उसने अपने आप से ही सॉरी कह दिया। नौजवान ने शाम से अब तक अपनी मटर गश्त के दौरान में जितनी इंसानी शक्लें देखी थीं उनमें से किसी ने भी इसकी तवज्जो को अपनी तरफ मुनातिब नहीं किया। बहुत सारे लोगों को उसने अपनी नज़रों से देखा था, इंसानी शक्लों को देखा था, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसकी तरफ ये मुतवज्जा होता, जिसकी तरफ ये राग़िब हो जाता था। कोई उसको ऐसा नज़र नहीं आया। वो अपने हाल में ऐसा मस्त था कि किसी दूसरे से इसे सरोकार ही न था। वो खुद की ज़िंदगी जीना पसंद करता था। अपनी दुनिया में आप मगन रहने वाला ये बंदा किसी और से सरोकार नहीं रखता था। वो अपने आप में ही बहुत खुश था। अभी उसने आधी ही सड़क पार की होगी कि ईंटों से भरी हुई एक लारी पीछे से बगोले की तरह आई और उसे रोनती हुई मैक्लोड रोड की तरफ निकल गई। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, अभी आधी ही सड़क पार की होगी, अभी ये मटर गश्ती करता हुआ निकल रहा था, तो वो आधी ही अभी सड़क पार की होगी कि पीछे से क्या है, एक ख़तरनाक वज़नी भारी सी सड़क ड्राइवर ने ट्रक ले आया सड़क से और फिर उसको ऐसी ज़ोर की धक्का लगा कि वो मैक्लो रोड और धक्का देकर मैक्लो रोड की तरफ वो निकल पड़ा। लारी के ड्राइवर ने नौजवान की चीख सुनकर पल भर के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की। फिर वो समझ गया कि कोई लारी की लपट में आ गया है। वो रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए लारी को लेकर भागा। 2-3 राहगीर जो इस हादसे को देख रहे थे शोर मचाने लगे कि नंबर देखो, मगर लारी हवा हो चुकी थी। कहावतन इस्तेमाल किया गया, महावरतन इस्तेमाल किया गया, मतलब वो ये जा वो जा बहुत दूर निकल पड़ी थी। रात का अंधेरा था। लारी वाले ने अपनी रफ्तार कुछ हद तक कम तो की थी, लेकिन फिर उसको एहसास हो गया था कि कोई लारी की जद में आ चुका है, इसलिए उसने ज़्यादा रुकना मुनासिब नहीं समझा। कहाँ बखेड़े पालता फ़ौरन वहाँ से निकल पड़ा। जो आसपास के कुछ लोग थे उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, आवाज़ें लगाना शुरू किया कि नंबर देखो लारी को, क्योंकि वो टक्कर मार करके निकला है। इतने में कई और लोग जमा हो गए। ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था रुक गया। नौजवान की टांगें बिल्कुल कुचल गई थी। बहुत सा खून निकल चुका था और वो सिसक रहा था यानी शिद्दत दर्द की वजह से वो परेशान हो रहा था, तड़प रहा था। फौरन एक कार को रोका गया और उसे जैसे तैसे इसमें डालकर बड़े अस्पताल रवाना कर दिया गया। जिस वक्त वो अस्पताल पहुंचा तो उसमें अभी रमक भर जान बाकी थी, यानी कि अभी उसकी सांसें चल रही थी, अभी उसके अंदर ज़िंदगी बाकी थी। इस अस्पताल के शोबे हादसात में असिस्टेंट सर्जन मिस्टर खान और 2 नौउम्र नर्सेज मिस शहनाज और मिस गुल ड्यूटी पर थी। जिस वक्त उसे स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था, इन नर्सों की नज़र इस पर पड़ी। उसका बादामी रंग का ओवरकोट अभी तक उसके जिस्म पर था
और सफ़ेद सिल्क का मफलर गले में लिपटा हुआ था। उसके कपड़ों पर जा बजा खून के बड़े बड़े धब्बे थे। किसी ने अज़राए हमदर्दी या अज़राए दर्दमंदी उसकी सब्ज़ फ्लैट हैट उठाकर उसके सीने पर रख दी थी ताकि कोई उड़ा ना ले जाए। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे ही उसको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर स्ट्रेचर, जो एक टेबल जैसा होता है जिस पर पेशेंट को, मरीज़ को डाल करके ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, तो उस यहाँ पर इसे भी बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर ले जाने के लिए उस टेबल का इस्तेमाल किया गया था, पहिए वाला टेबल। और जब उसे ले जाया जा रहा था तो उस वक्त उसके साथ 2 नर्सें थी और सर्जन मिस्टर खान थे। नर्स के नाम दिए गए हैं मिस शहनाज और मिस गुल। तो इन्होंने क्या किया था, उसको अपने साथ ऑपरेशन थिएटर तक ले जा रहे थे। इन नर्सों में से किसी की नज़र पड़ी उसके बादामी ओवरकोट पर जो उसके जिस्म पर अभी तक लगा हुआ था, और सफ़ेद सिल्क का जो मफलर उसके गले में पड़ा हुआ था, और कपड़ों पर हर जगह खून ही खून लगा हुआ था या उसके धब्बे लगे हुए थे। और किसी ने क्या किया था, इस बंदे की जो हेड थी, सब्ज़ फ्लैट हेड थी, तो वो शायद गिर गई थी, लेकिन हमदर्दी के नाते किसी ने उठाकर उसके सीने पर रख दी थी, कहीं ये गुम हो ना जाए या कोई इसे उड़ा ना ले जाए। शहनाज ने गुल से कहा, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा, यानी किसी अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता है ऐसा लगता है। गुल दबी आवाज़ में बोली, खूब बन-ठन के निकला था बेचारा हफ्ते की शाम मनाने। यानी अक्सर होता है कि वीकेंड मनाया जाता है, लोगों का ये मिजाज होता है कि कल तो छुट्टी है, चलो हम आज इंजॉय करते हैं, आज हम मज़े करते हैं, आज हम अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन, खूबसूरत शाम मनाते हैं। तो इस तरह से हफ्ते की शाम अक्सर ऐसे मकामात पर जो या तो समंदरी मकामात होते हैं या कोई ख़ास पब्लिक प्लेस होते हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर दोनों नर्सें आपस में बात कर रही थी, कह रही थी कि बहुत अच्छे घराने से मालूम होता है। दूसरी यानी नर्स गुल जो थी उसने कहा कि बहुत बन-ठन के निकला था, शायद ये हफ्ते की शाम मनाने निकला था। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि लारी ने इसे धड़क देकर आगे बढ़ गई है। नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात है। ऑपरेशन रूम में असिस्टेंट सर्जन और नर्सें चेहरों पर जर्राही के नकाब चढ़ा है। उन्होंने उनकी आंखों से नीचे के सारे हिस्से को छुपा रखा था, उसकी देखभाल में मसरूफ़ थे। जर्राही के नकाब जैसे मास्क होते हैं उस तरह के ऑपरेशन करते वक्त, जर्राह करना यानी ऑपरेशन करना, उस वक्त पहने जाने वाला जो नकाब होता है वो अपने चेहरे को लगाए हुए थे और उन्होंने आँखों को छोड़कर बाकी चेहरा छुपाया हुआ था और उसकी देखभाल में मसरूफ़ थे। उसे संगे मरमर की मेज़ पर लिटा दिया गया था। उसने सर में जो तेज़ खुशबू वाला तेल डाल रखा था उसकी कुछ महक अभी तक बाकी थी। पट्टियाँ अभी तक जमी हुई थी मतलब जिस तरीके से उसने अपने बाल जमाए थे तेल वगैरह लगाकर, तो अभी तक वो बाल ऐसे ही जमे हुए थे। हादसे से उसकी दोनों टांगें तो टूट चुकी, मगर सर की मांग नहीं बिगड़ने पाई थी। देखिए ये उसका अंदाज़ था, उसके रिहाइश का अंदाज़ था, उसके रहने का अंदाज़ था। यहाँ पर एक खूबसूरत सा तंज भी किया गया है, साथ में मिज़ा भी है। कहते हैं कि हादसे की वजह से उसकी टांगें तो टूट चुकी थी लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ था। जैसा कहा जाता है ना, बाल बांका नहीं होना, तो यहाँ उसने शायद कोई जेल वगैरह का इस्तेमाल किया होगा, खुशबूदार तेल का भी इस्तेमाल किया था, तो उसके बाल बहुत ही सलीके से जमे हुए थे, बालों को उसके कोई धक्का नहीं लगा था, जबकि टांगें तो टूट चुकी थी। अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। सबसे पहले सफ़ेद सिल्क गुलोबंद उसके गले से उतारा गया। अचानक नर्स शहनाज और नर्स गुल ने बैक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। उससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकती थी। चेहरे जो दिली कैफियत का आईना होते हैं, जर्राही के नकाब तले छुपे हुए थे और ज़बानें बंद। अब पता नहीं ऐसा क्या उन्होंने देख लिया था, जैसे ऑपरेशन के लिए, जर्राही के लिए उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, तो और फिर उतारते वक्त उन्होंने जब उसके गले से सफ़ेद जो सिल्क का मफलर या गुलबंद उसके गले में पड़ा था वो जैसे ही निकाला, तो दोनों नर्स आपस में एक दूसरे को देखने लगी। पता नहीं ऐसी क्या चीज़ उन्होंने देख ली थी। हालांकि उनका इंसान का चेहरा दिल की कैफियत को जाहिर करता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर दोनों नर्सों ने क्या किया था, अपने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे, यानी जर्राही के नकाब लगा
लगाए हुए थे, इसलिए उनकी कैफियत तो समझ आई नहीं, लेकिन आंखों ही आंखों में अंदाज़ा हुआ कि ये दोनों ने कुछ ऐसी चीज़ देखी है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को सिर्फ देख कर ही रह सकती हैं, कुछ कह नहीं सकती। नौजवान के गुलोबंद के नीचे नेकटाई और कॉलर क्या सिरे से खमीस ही नहीं थी, ये सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर पहना हुआ ओवरकोट ही था। उस ओवरकोट के नीचे या गुलोबंद के नीचे कोई नेकटाई यानी कॉलर वगैरह जो होती है वो कुछ था ही नहीं। ओवरकोट उतारा गया तो नीचे से एक बोसीदा ऊनी स्वेटर निकला जिसमें जा बजा बड़े बड़े सुराख थे, लेकिन ऊपर शाही अंदाज था, जबकि नीचे ओवरकोट के नीचे जो खमीस उसने पहन रखी थी वो हर जगह से बोसीदा थी, फटी हुई थी, सुराख बने हुए थे, लेकिन ओवरकोट की वजह से उसकी शान बढ़ रही थी और उसकी जो असलियत थी वो छुपी हुई थी। इन सुराखों से स्वेटर से भी ज़्यादा बोसीदा और मैला कुचैला एक बनियान नज़र आ रहा था। अब देखिएगा, सर्दी का मौसम होने की वजह से उस बंदे ने, नौजवान ने स्वेटर तो पहना था, लेकिन स्वेटर के अंदर कोई ख़मीज़ नहीं थी, बल्कि एक बनियान, सादा सी बनियान थी, वो भी मैली कुचैली थी। नौजवान सिल्क के गुलोबंद को कुछ इस ढप से गले पर लपेटे रखता था कि उसका सारा सीना छुपा रहता था। इसके जिस्म पर मैल की तह भी खूब चढ़ी हुई थी। जाहिर होता था कि वो कम से कम पिछले 2 महीने से नहीं नहाया। अलबत्ता गर्दन खूब साफ थी और इस पर हल्का फुल्का पाउडर लगा हुआ था। स्वेटर और बनियान के बाद पतलून की बारी आई और शहनाज और गुल की नज़रें फिर बैक वक्त उठी। पतलून को पेटी के बजाय एक पुरानी धज्जी से, जो शायद कभी नेकटाई रही होगी, खूब कसके बांधा गया था। पेटी मतलब जो कमर का पट्टा होता है, कमर बेल्ट होता है, बेल्ट जैसा होता है, लड़के पैंट में जो इस्तेमाल करते हैं, तो उससे तो नहीं बांधा गया था, पैड को उसने उससे नहीं बांधा था, बल्कि एक कोई ऐसी चीज़ थी जैसे कि डोरी होती है या सुतली वगैरह होती है, उस तरह की किसी पुरानी धज्जी से, यानी बिल्कुल बारीक से, धागे से तो मोटा है लेकिन बिल्कुल बारीक कपड़े का बना हुआ शायद था, उससे उसने खूब कस के बांध रखा था। बटन और बक्से गायब थे, बक्कल वगैरह जो होते हैं वो कुछ भी नहीं था पैंट को उसके, और इसलिए लोगों की इन पर नज़र नहीं पड़ती थी। दोनों टांगों पर से कपड़ा मस्क गया था और कई जगह खोंचे लगी थी, मगर चूंकि ये हिस्सा ओवरकोट के नीचे रहता था इसलिए लोगों की इन पर नज़र नहीं पड़ती थी। देखिए यहाँ पर दोनों पैरों के जो ऊपरी हिस्सा है, घुटने के ऊपर का हिस्सा जो है पैंट का, पूरा घिसा हुआ था, बिल्कुल बोसीदा हो चुका था, फटने के करीब था। लेकिन ओवरकोट पहनने की वजह से, ओवरकोट चूँकि घुटनों तक या घुटनों के शायद थोड़ा नीचे तक लटका हुआ था, इसलिए वो हिस्सा, पैंट का वो हिस्सा छुपा हुआ था। ओवरकोट के अंदर होने की वजह से लोगों को नहीं पता चलता था कि पैंट की क्या हालत है। अब बूट और जराबों की बारी आई और एक मरतबा फिर मिस शहनाज और मिस गुल की आंखें चार हुईं, यानी कि ये नौजवान ने जिस तरह का लिबास पहना था और हकीकी ज़िंदगी जो उसकी थी वो एक के बाद एक अया होती चली जा रही थी। बूट तो पुराने होने के बावजूद खूब चमक रहे थे, मगर एक पाँव की जराब दूसरे पाँव की जराब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, यानी 2 जराबें अलग अलग, जराब यानी सॉक्स को कहते हैं, तो 2 पाताबे जो होते हैं, पाताबे, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग, यानी जोड़ी के नहीं थे, बस कहीं से शायद उसे मिल गए थे तो वो अपनी शान बता रहा था और बूट के अंदर होने से समझ भी नहीं आते थे। फिर दोनों जराबें फटी हुई भी थी, इस कदर के इनमें से नौजवान की मैली मैली एड़ियाँ नज़र आ रही थी। बिलाशुबा इस वक्त तक वो दम तोड़ चुका था। उसका जिस्म संगे मरमर की मेज़ पर बेजान पड़ा था। उसका चेहरा जो पहले से छत की सिमत था, कपड़े उतारने में दीवार की सिमत मुड़ गया। मालूम होता था कि जिस्म और उसके साथ रूह की बरहंगी ने उसे खज्जल कर दिया है। जिस्म और रूह की बरहंगी ने खज्जल करना यानी कि शर्मिंदा कर दिया है। ऐसा लगता था जैसे कि उसका चेहरा कैसा, उससे पहले भी एक बात देखना है हमने कि उसका जो चेहरा था, जब उसको ऑपरेशन थिएटर लाया गया उस वक्त उसका चेहरा छत की तरफ था, लेकिन जैसे जैसे उसके कपड़े उतारे जा रहे थे वैसे वैसे उसका चेहरा क्या हो रहा था, दूसरी सिमत लुढ़क रहा था, यानी कि अब वो चेहरा उसका पूरी तरह से कहाँ चला गया था, दीवार की सिमत हो चुका था। और उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल मस्क होकर रह गया था, यानी बिल्कुल ख़राब हो चुका था।
शर्मिंदगी ज़ाहिर हो रही थी और उसके कपड़े बिल्कुल फटे पुराने से बोसीदा से थे। और अब मालूम हुआ कि उसका चेहरा क्यों लुढ़क गया था। यहाँ यह अंदाज़ा लगाया गया कि वो उसके जिस्म और रूह की बरहंगी ने उसे खजल कर दिया। खजल करना यानी कि शर्मिंदा करना, नादिम करना, नदामत का उसे हद से ज़्यादा एहसास हो रहा था। अब इन्हें ऐसा लगने लगा नर्स को, और वो अपने हम जिन्सों से आंखें चुरा रहा है। हम जिन्स से मुराद यहाँ पर इंसानों से आंखें चुरा रहा था। इसके ओवरकोट के मुख्तलिफ जेबों से जो चीज़ें बरामद हुई वो ये थी: एक छोटी सी सियाह कंघी, एक रुमाल, 6.5 आने, एक बुझा हुआ सिगरेट, एक छोटी सी डायरी जिसमें नाम और पते लिखे थे, नए ग्रामोफोन रिकॉर्ड की एक महाना फहरिस्त और कुछ इश्तिहार जो मटर गश्त के दौरान इश्तिहार बांटने वालों ने उसके हाथों में थमा दिए थे और उसने उन्हें ओवरकोट की जेब में डाल दिया था। अफसोस कि इसकी बेच की छड़ी जो हादसे के दौरान कहीं खो गई थी उस फहरिस्त में ना थी। मतलब जो सामान इसके पास मौजूद था ओवरकोट की जेब में, उसकी फहरिस्त बताई गई है कि रास्ते पर चलते चलते किसी ने इश्तिहार दिया तो वो भी लेकर जेब में डाल दिया। ग्रामोफोन रिकॉर्ड की माहाना फहरिस्त उसकी जेब में मिली, बुझा हुआ सिगरेट मिला, छोटी सी डायरी जिसमें नाम और पते थे। इसी के साथ साथ हाँ, एक कंघी भी थी जो उसका ख़ास असासा थी। एक रुमाल, 6.5 आने उसकी जेब में हुआ करते थे। इसी तरह मुख्तलिफ सामान उसके पास थे। हाँ, बस जो चीज़ उससे खो गई थी वो उसकी बेच की छड़ी थी। शायद कहीं गिर गई होगी और लोगों ने उसे नहीं देखा होगा। इस तरह का सामान उसके पास था, यही उसका कुल असासा था। बज़ाहिर तो उसने अपने आप को अमीर ज़्यादा बताए रखा था, बज़ाहिर तो वो एक रईस ज़्यादा था, लेकिन दर हकीकत वो इंतहाई कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा था। इंतहाई मुफलिस बंदा था। ना उसके पास पहनने के लिए ढंग की जराबें थी, ना ही उसके पास कोई ढंग का लिबास था। बेल्ट तक उसके पैंट को नहीं था, पतलून को नहीं था, बल्कि उसने किसी कपड़े की डोरी से अपने आप पैंट को कसकर बंधा हुआ था। वो पैंट पतलून जिस पर ना बटन थे, ना ही उसके कोई बक्से वगैरह, बक्कल वगैरह जो होते हैं, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने अपनी ज़ाहिरी शान ऐसे बनाए रखी थी कि लोग उसको देखकर ये यकीन कर लेते थे कि ये कोई अमीर घराने से, खाते पीते घराने से रईस ज़्यादा ही हो सकता है। किसी को उसकी असलियत का पता नहीं था। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो झूठी शान की ज़िंदगी गुजारते हैं और फिर उनकी हालत ऐसी कसमपुरसी वाली हो जाती है कि वो नादिम होकर रह जाते हैं। जब उसकी असलियत लोगों के सामने आने लगी तो उसकी रूह ने उसका साथ नहीं दिया। यानी यूँ लगा जैसे रूह और जिस्म दोनों एक दूसरे से शर्मिंदा हो चुके हैं, नादिम हो चुके हैं और रूह ने परवाज़ करने में ही आफियत जानी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अफ़साना यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह हम फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में, किसी और सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।